वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि हाल ही में न्यूज आई है कि एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने रिजाइन कर दिया था 2019 में कश्मीर में अनबेटेड किलिंग्स को आधार बनाकर प्रोटेस्ट करते हुए, उन्हें अभी हाल ही में रीइंस्टेट कर दिया गया है, मतलब उनकी जॉब को बहाल कर दिया गया है। हम बात बेसिकली शाह फैजल जी की कर रहे हैं। उन्होंने 2019 में जब कई सारी किलिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसको प्रोटेस्ट करते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो सही नहीं है, उसी आधार पर उन्हें रिजाइन कर दिया था। बाद में उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा गया। उन्हें जो भी उन्होंने किया उस पर अपना उन्होंने पछतावा भी जाहिर किया था और ये कहा था कि वो अपनी सर्विस में दोबारा आना चाहेंगे। टेक्निकली उनके रेजिग्नेशन को सरकार ने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। उन्होंने बस रिजाइन करके अपनी जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था। लेटर ऑन उन्होंने वापस से जॉब में आने का मन बनाया तो सरकार ने उन्हें बहाल भी कर दिया। इसी मामले में ये पूरा मामला न्यूज में आया है कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे रिजाइन करता है और क्या इस प्रकार की बहाली पॉसिबल है। देखिए, जो रेजिग्नेशन होता है किसी भी, जो 3 सर्विसेज हैं बेसिकली, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ये सर्विसेज जो हैं इन्हें रूल 5(1) और 5(1)(a) के तहत जो ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958 हैं, उन्हीं के तहत इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं जो कैडर में हैं अपने, मतलब स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, वो तो अपना रेजिग्नेशन चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं उनको दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्टेट की ओर से सेंट्रल के डिप्यूटेशन पे भेज दिया जाता है, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज में जाके काम करते हैं। तो उन्हें जो मिनिस्ट्री या उनका डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी को अपना रेजिग्नेशन देना होता है। तो ये तो हो गया कि रेजिग्नेशन देना किसको है। अब यहाँ पर देखिए, रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेरियस एंटिटीज के पास है। जैसे आईएएस के संबंध में डीओपीटी के पास है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आईपीएस का देखती है। तो इसके पहले कि उनकी रेजिग्नेशन को फॉरवर्ड किया जाए, जो अथॉरिटी रेजिग्नेशन ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो उसके साथ जो भी उनके ड्यूज हैं, उनका जो भी स्पेसिफिक रीजन है, उसके साथ साथ उनके खिलाफ कोई करप्शन के केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, उन सभी को अटैच करके भेजते हैं। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि उनके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए? रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के पहले देखा जाता है उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि उनका जो रेजिग्नेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आईएएस के केस में डीओपीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईपीएस की रेजिग्नेशन को फाइनल करेगी, और फॉरेस्ट सर्विसेज के केस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिसाइड करेगी कि रेजिग्नेशन लेना है अथवा नहीं लेना है। क्या एक ऑफिसर को रेजिग्नेशन विड्रॉ करने को अलाउ किया जा सकता है? हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर ले और सर्विस में वापस आ जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। खैर, शाह फैजल जी के केस में तो टेक्निकली उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं गया था, तो ये चैलेंज यहाँ पे था नहीं। तो आर्टिकल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में है। हाल ही में प्रोफेसर अजय के सूद जी को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को क्रिएट किया गया था 1999 में, और सिमिलरली जब इस ऑफिस को क्रिएट किया गया तो कोई तो होगा जो पहला प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना होगा। तो पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अभी तो ये जो रैंक है वो एक सेक्रेटरी लेवल की रैंक होती है, लेकिन जब इस पद को बनाया गया था तो ये एक कैबिनेट लेवल की रैंक हुआ करती थी। ये बेसिकली एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के मैटर्स होते हैं उनको लेकर। वर्तमान में ये सेक्रेटरी लेवल पोजीशन है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की पोजीशन हुआ करती थी। नेक्स्ट आर्टिकल है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आप राजीव गांधी जी के असैसिनेशन केस में जो भी लोग कन्विक्ट हैं उनकी जो मर्सी प्ली है उस पर कोई डिसीजन मत दीजिए, आप इंतजार कर लीजिए, प्रेसिडेंट इस मामले को देख लेंगे, जांच पड़ताल लेंगे, उसके बाद आपको जो कहना होगा वो कहिएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई देखो, ये तो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी असहमति जताई और उन्होंने अपनी असहमति का कारण भी बताया। राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान 1991 में। उस हत्या में 6 आरोपी बनाए गए थे और उसके बाद उन्हें सजा भी हुई। उन 6 आरोपियों में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, फांसी की,
और 2 लोगों को उम्र कैद की। हालांकि बाद में 4 के चारों लोग जिनकी फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में बदल दिया गया था। उसमें एक जो मामला है, अभी बात चल रही है कि इन सभी लोगों को पार्डन कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लगभग 30-31 साल सभी लोग जेल में बिता चुके हैं। एक जो इंडिविजुअल थे उनका नाम पेरारीवलन था। वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे इस पूरे मामले में, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ खास सबूत थे नहीं। उनके पास या उनके खिलाफ जो आरोप थे वो महज इतने थे कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था जिसमें राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, उसमें जो बैटरी इस्तेमाल की गई थी वो इन्होंने खरीदी थी। हालांकि इन्होंने जो अपना कन्फेशन दिया था उसके अलावा इसका कोई सबूत नहीं था, और कन्फेशन में इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि वो बैटरी जब इन्होंने खरीदा था तो इनको पता था कि उसका इस तरीके से इस्तेमाल होगा। इन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि इसका इस तरीके से इस्तेमाल होगा। इनके बयान को मैनिपुलेट करके इनको आरोपी बनाया गया। 2014 में सीबीआई के एक ऑफिशियल ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो उसके बाद तो ऐसा महसूस होने लगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये तो कन्विक्ट थे ही नहीं, मतलब इनको सजा नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई। तो इस बात ने भी जोर पकड़ा कि इन्हें पार्डन कर दिया जाए। जब इन सभी लोगों के पार्डन का मामला तमिलनाडु के गवर्नर के पास गया तो उन्होंने इस मामले को सुना नहीं। काफी लंबे समय तक वो मामला वहां पे पेंडिंग रहा। वहां की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने तो ये बोल दिया कि आप पार्डन कर दीजिए, लेकिन गवर्नर ने 2 साल तक इस मामले को अटका के रखा और बाद में इसे प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया। बोला कि ये मामला हम नहीं देखेंगे, ये मामला प्रेसिडेंट देखेंगे। तो जो एक कंट्रोवर्शियल वाला पॉइंट है वो ये है कि क्या स्टेट के गवर्नर के पास ये राइट है कि जब उनके पास कोई मर्सी प्ली गई है तो वो उसे खुद ना हियर करके या खुद उस पर डिसीजन ना देके, जबकि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला हो कि आप ये डिसीजन दे दीजिए, वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें। तो जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है राइट नाउ वो यही है कि क्या गवर्नर को ऐसा करना चाहिए, और अगर उन्होंने किया है तो क्या वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए यहां पे क्वेश्चन ये है ही नहीं कि जो यहां पे प्रेसिडेंट हैं वो इस मामले को सुनेंगे नहीं सुनेंगे या वो अपना जजमेंट देंगे, उसके बाद हम इस मामले पर कुछ भी कहना है तो वो कहें। यहां पॉइंट कुछ और है। यहां पे पॉइंट ये है कि क्या गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है कि जो उनके पास मर्सी प्ली आई है वो उसे खुद ना हैंडल करके प्रेसिडेंट को भेज दें, जबकि स्टेट की गवर्नमेंट ने उनको ये कह दिया हो कि आप इसे इस तरीके से हैंडल कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस को लेकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उनको मिलती है, और इस केस में तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप पार्डन कर दीजिए, बट उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि जो एडवाइस उनको दी गई है वो एडवाइस उन्हें कितने समय में हैंडल करनी है। तो इसीलिए उन्होंने एडवाइस मिलने के बाद भी 2 साल तक उस मामले को अटका के रखा और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। तो पहला मामला यह है कि जब ये कहा गया है कि आपको एड एंड एडवाइस पे काम करना है तो फिर आपने उस पर वर्क क्यों नहीं किया और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, क्या ये सही है? तो गवर्नर प्राइमा फेसिया अथॉरिटी रखते ही नहीं है कि वो ऐसी प्ली को प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर करें। अगर गवर्नर डिसएग्री भी करते हैं कैबिनेट के डिसीजन को लेकर तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें, ये नहीं कि वो उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दें। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। ये कंट्रोवर्सी अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सरकार यही बोल रही थी कि आप प्रेसिडेंट को इस मामले को हैंडल कर लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना होगा कहिएगा, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये मामला कुछ और है। यहाँ पे मामला प्रेसिडेंट का नहीं है, मामला गवर्नर का है कि गवर्नर ने ये जो किया है ये सही है कि नहीं है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। हम पार्डनिंग पावर की बात करते हैं जिसे आप पॉलिटी में बेसिकली पढ़ते भी हैं। इसके में ऐसा कई दफा होता है कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिल गई है, हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे हों जो मिस हो गए हों, तो हम करेक्ट कर सकें इस प्रकार के डिसीजन को, इसीलिए पार्डन के पावर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को भी। तो जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल 72 और जो गवर्नर की है वो आर्टिकल 161 के तहत हैंडल की जाती है। जो स्कोप है पार्डनिंग पावर के प्रेसिडेंट का वो बहुत ज़्यादा वाइड है कंपैरिजन टू द गवर्नर। यहाँ पे 2 बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट तीनों ही जो हमारी विंग्स हैं सिक्योरिटी की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उसके हेड होते हैं, तो उनके पास कोर्ट मार्शल के केसेस में भी पार्डनिंग पावर होती है। लेकिन ये अधिकार गवर्नर के पास नहीं होता। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस, वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नर नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लोकपाल के बारे में है। अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में साउथ दिल्ली में इनको अपना एक ऑफिस मिल गया है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, जिसके माध्यम से एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन तैयार किया गया सेंटर और स्टेट के लेवल पे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो 1 चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स की बात लोकायुक्त और लोकपाल का जो पूरा एक सिस्टम है उसमें की गई है। एक्ट ये कहता है कि इनके पास अधिकार होगा, अगर कोई प्रॉपर्टी करप्ट मीन से तैयार की गई है तो ये उसे कन्फिस्केट कर सकते हैं। जो स्टेट है, इवन जब किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित ना हुआ हो तब भी वो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं। लोकायुक्त बनाया जाएगा 1 साल के भीतर। इस कानून के बनने के बाद ऐसा प्रावधान किया गया था, कई सारी जगहों पे बना भी दिया गया है। लोकपाल के पास अधिकार है करप्शन की किसी भी आरोप में इंक्वायरी करने का। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट में जो अदर ऑफिशियल्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ की तक की जो यूनियन गवर्नमेंट या उनके अंडर में ABCD ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो बॉडी है वो चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर्स, बोर्ड के डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या ऑटोनोमस बॉडी,
जो किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। फर्दर कोई सोसाइटी या ट्रस्ट जो 10 लाख से ऊपर का फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो भी इनके एम्बिट में आ जाते हैं। आर्टिकल डिलिमिटेशन के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी एक रिपोर्ट मिल गई है। ये रिपोर्ट एक कमीशन की है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनके डिलिमिटेशन की। असेंबली इलेक्शंस के लिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उनके लिए होती हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जम्मू एंड कश्मीर जब इसे 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया 2019 में, तब ये तय किया गया कि यहाँ पर जम्मू में कितनी सीट्स होंगी, कश्मीर में कितनी सीट्स होंगी, उनको हम वापस से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी। डिलिमिटेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि लोकसभा या स्टेट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को सेट करना कि कितनी पॉपुलेशन होगी जो एक सीट के लिए वोट करेगी। बेसिक ऑब्जेक्टिव डिलिमिटेशन का ये होता है कि जो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब कहीं पे 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है तो कहीं पर 50 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये तो गलत है ना। मतलब लमसम ऐसा हो कि 10 लाख 11 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इस तरीके से आप बाउंड्रीज को डिसाइड कर दो। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 82 में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हर सेंसस के बाद हम डिलिमिटेशन करके ये डिसाइड करेंगे कि कितनी पॉपुलेशन एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेगी या कितनी पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गया तो यूनियन गवर्नमेंट एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। डिलिमिटेशन कमीशन इसके पहले कई दफा बनाए गए हैं, जैसे कि 1952 में, 63 में, 73 में। हालांकि इसके बीच में 76 में 42nd अमेंडमेंट आया, इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2001 तक अब कहीं भी किसी भी सीट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2001 में सेंसस हुआ तो ये बात उभर के आई कि एक बार हमें फिर से डिलिमिटेशन करना चाहिए, पॉपुलेशन घट बढ़ गई होगी तो हमें एक बार फिर से बैलेंस आउट करना चाहिए। तो 2002 में एक बार फिर से बाउंड्रीज के रीएडजस्टमेंट की बात चली, लेकिन वहां पर भी यह स्पेसिफाई कर दिया गया कि लोकसभा और असेंबली की सीट्स में अब कोई प्रावधान या कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे 2026 तक। 2002 में इन बदलावों को करने के लिए या ये स्पेसिफाई करने के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें कह दिया गया कि 2026 तक जो सीट्स होंगी वो फ्रीज रहेंगी, जहां जितनी है वहां उतनी ही रहेंगी। डिलिमिटेशन का इतिहास तो आपने समझ लिया। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानिए। इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये काम करते हैं इलेक्शन कमीशन की कोलैबोरेशन के साथ। सीधी और साफ बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने काम को करने को लेकर, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी सही तरीके से डिटरमाइन हो। इस कमीशन में होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस भी स्टेट का डिलिमिटेशन किया जा रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका हिस्सा होते हैं। कमीशन के पास काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स एंड बाउंड्रीज को डिटरमाइन करना पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके अलावा ये भी डिसाइड करना कि कहां पर कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, किस कम्युनिटी के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है कि एक बार कमीशन ने अपना ऑर्डर दे दिया तो वो फाइनल होगा, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और वो लंबे समय तक उसी के बेसिस पे जो इलेक्शन है वो होगा जब तक कि अगला डिलिमिटेशन ना हो जाए। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल संस्था इस लिहाज से बन जाती है। तो अभी जो रिकमेंडेशन आई है कमीशन की उसके बारे में बात करते हैं। रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहां के लिए इलेक्शंस होंगे। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहां पर, लद्दाख तो बाहर हो गया, वो एक इंडिपेंडेंट यूटी हो गया, वहां पर असेंबली है नहीं। जिसमें से 43 जो असेंबली सीट्स होंगी वो जम्मू रीजन के लिए होंगी और 47 होंगी कश्मीर रीजन के लिए। कश्मीर रीजन के लिए पहले भी ज्यादा सीट्स थी और अभी भी ज्यादा सीट्स हैं, हालांकि गैप कम कर दिया गया है। पहले जम्मू रीजन के लिए 37 सीट्स हुआ करती थी और कश्मीर रीजन के लिए 43 सीट्स हुआ करती थी। तो पहले ये जो गैप था वो 6 सीट्स का था और अभी वर्तमान में ये जो गैप है ये 4 सीट्स का है, यानी कि 43 और 47 का। तो कुछ खास फर्क नहीं किया गया है, 2 सीट्स का अंतर अब रखा गया है। पहले लद्दाख के लिए 4 और पीओके के लिए 24 सीट्स बनाई गई हैं। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, हमारे पास तो अभी वो है नहीं। जो 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन्हें एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया जाएगा, जिनमें से 6 जम्मू रीजन में होंगी और 3 कश्मीर रीजन में, वैली रीजन में। 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पूरे रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन और जो अभी की रिकमेंडेशन है। देखिए, इस संबंध में 2012 में प्रश्न आया था। पहला स्टेटमेंट तो यही था कि डिलिमिटेशन जो कमीशन का ऑर्डर है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है लोकसभा या स्टेट असेंबली के लिए वो आने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ट्रू, दो के दोनों ही सही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एमपी लैट्स के बारे में है। एमपी लैट्स फुल फॉर्म है
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जहां एक और डिमांड चल रही है कि इसमें फंड्स को इंक्रीज किया जाए। वहीं दूसरी ओर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऑपोजिट कुछ रूल्स बना दिए हैं। एमपी लैंड्स में जो फंड आता है, जैसे 5 करोड़ का फंड मिलता है 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट में, अब वो बैंक में रहता है। तो जब वो बैंक में रहता है तो उस पर ब्याज भी मिलता है। पहले उस ब्याज का इस्तेमाल भी किया जाता था डेवलपमेंटल पर्पज से, लेकिन अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो ब्याज उस अमाउंट में मिलेगा, जब तक वो अमाउंट बैंक में जमा है, उस ब्याज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना होगा। मतलब जो 5 करोड़ मिला है सिर्फ वही खर्च किया जाएगा, ब्याज खर्च नहीं किया जाएगा। अब इस पर तो आपत्ति हो जाएगी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी, ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास एक फंड हो जिसका इस्तेमाल वो लोकल एरिया में कोई ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट डेवलप करने को कर सकते हो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, कुछ उनके हाथ में भी हो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं तो उनके पास फंड्स हो और वो कर पाए। रूरल मिनिस्ट्री होती है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जो एमपी लैट्स है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कौन सा काम होना है वो उसे रिकमेंड करते हैं नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जब रिकमेंडेशन आ जाती है कि भाई इस एरिया में ये काम किया जाना है, तो फिर वो एलिजिबल वर्क जो भी उनको अलोकेट किया गया है उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उनके पास आ जाती है। कितना पैसा लगेगा, कितना काम कहाँ होना है। इसमें 5 करोड़ का फंड आता है जो नॉन लैप्सेबल होता है, और ये 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तो खर्चा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे, राज्यसभा के एमपी उस राज्य में खर्च करेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से वो चुनकर आए हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो तो कहीं भी पूरे देश में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लोकल बॉडी पोल्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि हर राज्य में लोकल बॉडी के जो भी पोल्स हैं वो 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले हो जाने चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि हाँ हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना है इसलिए हम पोल्स डिले कर रहे हैं, या फिर हमें डिलिमिटेशन करना है इसलिए हम पोल्स डिले कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 5 साल पूरा होने से पहले 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट करता है आप इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। और अगर जो ग्राम सभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, जो पंचायतें हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं 5 साल पूरा होने के पहले, तो आप 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवाइए। यही प्रावधान है। बेसिकली यहां पर जो मामला है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रीशफलिंग कर रहे हैं, दैट इज रीजन की इलेक्शन डिले होगा। या फिर अभी कुछ समय पहले मामला आया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, जिसके बारे में क्वांटिफिएबल डेटा की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो जो डेटा दिया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान की व्यवस्था है उसी की बेसिस पे आप इलेक्शन करवाइए, अभी हमें 27% का रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। देखिए 20% का जो रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, लेकिन अगर वहां पे शेड्यूल कास्ट किसी भी राज्य में और शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर संख्या कम है तो इसके रिजर्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। तो अभी वो चाहते हैं कि वहां पे 27% का जो रिजर्वेशन है वो पूरा मिले अदर बैकवर्ड क्लासेस को, लेकिन उसके लिए जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या पैरामीटर्स अभी हम जानेंगे। देखिए इसके पहले देखिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यही है कि 5 साल पूरा होने से पहले इलेक्शन होने चाहिए, और अगर रिजोल्यूशन होता है पंचायतों का या म्यूनिसिपैलिटीज का तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन होना चाहिए। यहां पर यह जिम्मेदारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसकी होती है। अगर मान लीजिए कि पंचायत भंग हो जाती है और अगली पंचायत के चुनाव होने में 4.5 साल पे मान लीजिए भंग हो जाती है, तो 6 महीने बाद तो 5 साल पूरा हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो फ्रेश इलेक्शन होने हैं उनमें ही हो जाएगा। आपको पता होगा कि पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए 3 साल का टर्म पूरा हो गया है तो जो इलेक्शन होंगे वो 2 साल के लिए ही होंगे, और बाकी जब फ्रेश इलेक्शन होंगे तो फिर वो अगले 5 साल के लिए पूरे होंगे। तो ये पूरा जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो फॉलो होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। अब यहां पे वो कहते हैं, बात करते हैं ट्रिपल टेस्ट के बारे में। जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार के 27% रिजर्वेशन आप दीजिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो उनका ये कहना है कि ट्रिपल टेस्ट आप फॉलो करिए। ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान 2010 में आया था कृष्णा मूर्ति वर्सेस NORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहां पर उन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज में अगर सीट्स को रिजर्व करना है तो ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। ट्रिपल टेस्ट में पहला मतलब तो ये है कि एक डेडिकेटेड कमीशन हो जो इंपिरिकल इंक्वायरी के बेसिस पे ये बताए कि हाँ जिसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सच में बैकवर्ड है। और अभी जो कमीशन की रिकमेंडेशन गई थी सुप्रीम कोर्ट की वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा, रिजर्वेशन का प्रपोर्शन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि नुकसान ना हो किसी कम्युनिटी को। पता चला कि कोई कम्युनिटी 10% है, आप उसको 30% रिजर्वेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और तीसरा ये है कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो 50% का जो लैंडमार्क है उसको ब्रीच ना करें। 3 जजेस की जो बेंच है, विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2021 के मार्च में, उन्होंने भी ट्रिपल टेस्ट के इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड किया है ओबीसी को जो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन देने की बात महाराष्ट्र में चल रही थी उसके लिए।
तो ये पूरा मामला अभी महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी के रेफरेंस में चल रहा है, ठीक है। 2017 में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस टर्म पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सही जवाब था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो बी वाज द आंसर। आर्टिकल है वो नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में है। देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा की नीड कई सारे लोगों को होती है। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि एक मिनिस्ट्री का डेटा किसी दूसरी मिनिस्ट्री को चाहिए हो, किसी यूनिवर्सिटी को चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चाहिए हो, किसी रिसर्च पर्पज से चाहिए हो। अब इस डेटा को कैसे एक्सेस करें। सपोज करिए कि वो डेटा हमें मिल भी जाता है तो बहुत ही स्कैटर्ड मैनर में है, हम ढूंढें कैसे कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ मिलेगी। कुछ ऐसा जहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड और कैटेगराइज्ड डेटा हमें मिल जाए जिसका इस्तेमाल अलग अलग एंटिटीज कर पाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP, जो कि पब्लिक यूज के लिए ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट डेटा है, आई रिपीट, जो गवर्नमेंट डेटा है उसे पब्लिक के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, मतलब डेटा को डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है। कि जो डेटा होगा ये एक्सेसिबल होगा, इंटरऑपरेबल होगा, इंटरैक्टिव होगा और अवेलेबल होगा एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पे। ये जो डेटा सेट है यहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज का जो डेटा है वो अवेलेबल रहेगा, नॉट जस्ट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए, ये जो डेटा होगा ये बिल्कुल क्लीन और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा, जिसे आसानी से ना केवल एक्सेस किया जा सकेगा बल्कि इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। यूज केस बेस्ड अप्रोच अपनाया गया है, मतलब डेटा सेट को ऐसे कैटेगराइज करो कि जिसको जो डेटा चाहिए वो वहां से सीधे निकाल ले, भटके ना, ढूंढना ना पड़े। ये डेटा रिक्वायर्ड हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो उन्हें ये डेटा मिल जाएगा, गवर्नमेंट का डेटा, जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग पर्पज से कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 142 के बारे में है। अभी हाल ही में राजीव गांधी जी की हत्या में जो एक व्यक्ति कन्विक्ट थे, AG पेरारीवलन, जिनको लेकर काफी संदिग्धता रही कि ये वास्तव में आरोपी थे भी अथवा नहीं, उन्हें मई 18 को कोर्ट ने एक ऑर्डर में रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते वक्त अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया, जो उन्हें आर्टिकल 142 के तहत मिलता है। बहुत ही स्पेसिफिक पावर्स मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट को। क्या पावर्स हैं आप समझेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, ये टाइटल होता है। इस आर्टिकल में बेसिकली दो प्रोविजन है। पहला क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई न्याय नहीं हुआ है, उस न्याय को दिलाने में उनकी डिपेंडेंसी ना रहे एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 142 क्लॉज 1 देता है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। और दूसरा आर्टिकल 142 क्लॉज 2, जहां पे 3 डिफरेंट पावर्स ग्रांट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिनमें पहली तो ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी या प्रोडक्शन का आदेश दे सकते हैं, या खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। ये तीनों अधिकार आर्टिकल 142 में दिए गए हैं। देखिए, पेरारीवलन जी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। उनके ऊपर आरोप था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था उसकी बैटरी उन्होंने सप्लाई करी थी। यद्यपि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि उस बैटरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाने वाला है। उनके बयान को मैनिपुलेट किया गया, जैसा कि 2014 में CBI के एक ऑफिसर ने एक्नॉलेज भी किया, और ये कह दिया गया कि उन्हें पता था कि उस बैटरी का इस्तेमाल किस पर्पज से किया जाने वाला है, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में वो उम्र कैद में हुई, और जब ये मामला निकल के आया कि उन्हें पता ही नहीं था कि बैटरी का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, तो उसके अलावा उनके खिलाफ कोई सबूत थे नहीं। तो इस आधार पर ऐसा लगने लगा कि इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अभी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर भी दिया। आर्टिकल 142 क्लॉज 1, डूइंग कंप्लीट जस्टिस, इसमें मामला यही है कि कोर्ट डिपेंडेंट ना रहे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि वो अपनी बातें मनवाने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इससे बेहतर है कि वो खुद ही अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करवा पाएं। ये जरूरी है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए भी और सेपरेशन ऑफ पावर के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 केस में उन्होंने कुछ बातें स्पेसिफाई करी अपने इस अधिकार को लेकर। वो ये था कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को ओवरराइड नहीं करेंगे अपनी इस अधिकार का इस्तेमाल करके, बल्कि उन लॉज को महज सप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा इसे प्रोसीजरल पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल GST काउंसिल के प्रपोजल को लेकर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये प्रपोजल्स ना तो सेंटर और ना ही स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज की इंपॉर्टेंस को पोर्ट्रे किया कि भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि कोई एक संस्था इतनी प्रभावी नहीं होगी कि वो राज्यों के ऊपर बाइंडिंग डिसीजंस दे। स्पेसिफिकली हम GST काउंसिल की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स ये इक्वल हैं, साइमल्टेनियस हैं, और दोनों के पास अपनी यूनिक पावर्स हैं। ऐसा नहीं है कि
जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट लेजिस्लेचर कम पावरफुल है, ऐसा नहीं है। दोनों को उनकी जगहें दी गई हैं। इसीलिए जो लॉज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे, ना तो यूनियन के ऊपर और ना ही सेंटर के ऊपर। इस संस्था के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी वो परसुएसिव हैं। परसुएसिव का मतलब ये होता है कि आप परसुएट कर लीजिए कि जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो अच्छी हैं और उन्हें फॉलो किया जाए। बाध्यकारी तो ये कतई नहीं हो सकता, राज्यों के ऊपर भी नहीं। एपेक्स कोर्ट ने ऐसा करते वक्त गुजरात हाई कोर्ट की रूलिंग को अपहेल्ड किया या फिर कंफर्म किया, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि जो ओशन फ्रेट आता है, इंडियन इंपोर्टर्स अगर किसी देश से सामान मंगा रहे हैं तो उन्हें आईजीएसटी पे करने को कहा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस संबंध में लॉ बनाया था। यहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लॉज नहीं बनाए जा सकते, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया है कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया, महज इस आधार पे आईजीएसटी के संबंध में लॉज केंद्र बना के राज्यों के ऊपर इंपोज नहीं करेगा। जो कोर्ट है वहां पे आर्टिकल 246 ए को भी एम्फेसाइज किया गया, जो स्टेट्स को पावर देता है कि वो जीएसटी के रेफरेंस में लॉ बना सकते हैं, जहां पे ये कहा गया है कि स्टेट और यूनियन दोनों इक्वल यूनिट्स हैं और दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर्स होंगी जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की। मतलब जब अपना कोर्ट जजमेंट दे रहा था तो उन्होंने आर्टिकल 246 ए को भी हाईलाइट किया। आर्टिकल 279 यानी कि 279 ए भी संज्ञान में लिया गया। 279 ए यहां पर यह कहा गया है कि ना तो सेंटर और ना ही स्टेट एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों का अपना एक एरेना है। तो आप इस तरीके से जीएसटी लॉज के इंपोजिशंस नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जो जजमेंट है उसने ये भी कहा कि जो सेंटर है उनके पास ये स्वाभाविक सी बात है कि पावर में एक लार्जर शेयर होता है, लेकिन ये जो स्टेट्स की पावर्स हैं उनको रिड्यूस नहीं करता। आफ्टर ऑल कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है यानी कि संघवाद है, यहाँ पे कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में डायलॉग को तवज्जो दी गई है। यहाँ पर जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके पास लिबर्टी है, उनसे जो भी बातचीत होनी है वो परसुएशन के बेसिस पे होगी, जहाँ पे कोलैबोरेशन और कंटेस्टेशन दोनों ही अलाउड होगा। मतलब वो केंद्र के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और कंटेस्ट भी कर सकते हैं कि हम आपसे इस मुद्दे पर असहमत हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में है। इंटरस्टेट काउंसिल को अभी हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर को इस संस्था के चेयरमैन के तौर पे, और जो सभी स्टेट्स और 6 यूटीज के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें मेंबर के रूप में। 10 यूनियन मिनिस्टर्स परमानेंट इन्वाइटी रहेंगे इस बार की इंटरस्टेट काउंसिल में। आर्टिकल 263 में यह प्रावधान किया गया है कि इंटरस्टेट काउंसिल स्टैब्लिश किए जाएंगे एक संवैधानिक संस्था के रूप में, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है कि जब भी उन्हें लगे कि इस संस्था की आवश्यकता है वो उसे बना सकते हैं। इसे चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मेंबर होते हैं सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और जो भी यूटीज जिनके पास असेंबली है उनके भी चीफ मिनिस्टर। यूटीज जहां पर असेंबली नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और कोई भी ऐसा राज्य जो प्रेसिडेंट के रूल में है वहां के गवर्नर्स। 6 मेंबर्स यूजुअली कैबिनेट के होते हैं, जिसमें होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं जिन्हें पीएम नॉमिनेट कर देते हैं, और 5 मिनिस्टर्स कैबिनेट रैंक के होते हैं जिन्हें इन्वाइट किया जाता है। जो मैंडेट है वो यही है कि अगर कोई इंटरस्टेट डिस्प्यूट है, कोई विवाद का मुद्दा है, तो मिल बैठ के वो उस पूरे मुद्दे को सुलझाते हैं। सामान्यतया साल में 3 बार इनकी मीटिंग जरूर होती है और सभी मुद्दे कंसेंसस के बेसिस पे सर्वसम्मति से डिसाइड किए जाते हैं। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी के बनाने का प्रावधान भी शुरू किया गया 1996 में, जहां पर काउंसिल के जो भी मैटर्स हैं वो इस स्टैंडिंग कमेटी से कंसल्ट कर लिए जाएंगे। जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ये तो फंडामेंटल बात ही हो गई इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग कोई चेयरपर्सन नहीं है। कंसर्निंग बात है, लॉ कमीशन के पास अपना चेयरपर्सन तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। स्टेटस की बात करते हैं तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी होने का मतलब ये है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑर्डर के माध्यम से बनाया जाता है। ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है। 1955 में कमीशन को ओरिजिनली बनाया गया और उसके बाद हर 3 साल में इसे एक बार बनाया जाता है। आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो इसे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1834 में पहली बार बनाया गया था, 1834 में, और तब इसकी चेयरमैनशिप मिली थी लॉर्ड मैकॉले को। फर्दर जो पहला लॉ कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसे 1955 में बनाया गया। चेयरमैनशिप रही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो उस समय के थे MC सेतलवेद।
उनके द्वारा। कंपोजिशन की बात करें तो होते हैं फुल टाइम चेयरपर्सन, और कमीशन में 4 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो लॉ मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं इस कमीशन के। 5 से कम पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं, मतलब एग्जैक्टली 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। इसकी चेयरमैनशिप अवेल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज के द्वारा, या फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो इस कमीशन को हेड करते हैं। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करें, भारत में कई सारे कानून बनते हैं, कई सारे कानूनों को रिव्यू करने की जरूरत होती है, और कई दफा हमें नए कानूनों की जरूरत होती है। इस बारे में जानकारी देगा कौन? लॉ कमीशन का यही काम होता है कि वो रिसर्च करें, जो वेरियस लॉज हैं भारत में उनको रिव्यू करें, देखें कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, या फिर क्या भारत को किसी नए कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में रिकमेंडेशन देने का काम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का है। ये स्टडीज भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। फर्दर अगर हमारा कोई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो उसे भी दूर करने की कोशिश करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा डील करता है इंडियाज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बारे में। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि हमें एक इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है, जिसके अंडर जितनी भी इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इन सभी को हम एक छत के नीचे लेके आए ताकि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन को हम फ्री एंड फेयर बना सकें। आइए अब एक एक करके इन सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई के बारे में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1963 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई थी संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से डील करती थी, और इसको 1962 और 64 के बीच में फॉर्म किया गया था। ये नोडल एजेंसी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इंटरपोल में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ऑल्दो यहाँ पर एक बात जाननी आपके लिए ज़रूरी है, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये है इसको कोई लॉ गवर्न नहीं कर रहा है, मतलब किसी लॉ के अंडर नहीं बनी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन दिए गए हैं। ये गवर्न करता है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके तहत ये बॉडी वर्क कर रही है। इसके अलावा ये साइबर और हाईटेक क्राइम्स के अंदर भी डील करती है। साथ के साथ ये डील करती है करप्शन से रिलेटेड मैटर्स में, कोई वायलेंट क्राइम हो उनको भी इन्वेस्टिगेट यही करती है। 2014 के लोकपाल एक्ट में ये कहा गया था कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, जिसे हेड करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसके अलावा 2021 में 2 ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ने डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और ईडी इन दोनों का ही टर्म एक्सटेंड कर दिया था 5 साल तक, जो पहले 2 साल तक के लिए हुआ करता था। इसके अलावा आपको याद रखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल इन दोनों को ही असिस्ट करता है इनकी वर्किंग में। अब बात कर लेते हैं ईडी के बारे में। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अब आपने इकोनॉमी में एक लॉ के बारे में पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये जो 1999 का एक्ट आया था, इसको इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी के पास है। साथ के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर जो प्रावधान है उनको भी इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी आपकी ईडी के पास ही है। आइए अब बात कर लेते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपका किसी भी तरह का फॉरेंसिक ऑडिट हो, अकाउंटेंसी हो, कंपनी लॉ हो, कंपनी मार्केट और टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हुआ हो, तो वाइट कॉलर जितने भी फ्रॉड होंगे उन सभी मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेशन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ही करता है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी थी, और इसके पास पावर है कि कोई भी इंसान अगर कंपनी लॉ को वायलेट करता है तो उस अक्यूज को ये अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट टाइम में भी एक एजेंसी आपकी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रही है, दैट इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे एनआईए एक्ट 2008 के अंडर बनाया गया था और इसका भी हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में ही है। ये आपकी सेंट्रल एजेंसी है जिसको पावर दी गई है कि वो सुओ मोटोली किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को क्रॉस द कंट्री इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और इसे गवर्न करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ जो है आपका, उसको इन्फोर्स करने की जिम्मेवारी इनकी है। देखिए अगर बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई 3 तरह के केसेस को हैंडल करती है। पहला, यूजुअली जो आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल या एम्प्लॉय के अगेंस्ट देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। अब इन केसेस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत
सीवीसी को हेल्प करती है सीबीआई आपकी। इसके अलावा कोई भी आपका किसी भी तरह का स्पेशल क्राइम हो तो उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करती है आपकी सीबीआई, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी होती है सेंटर को, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी ये किया जा सकता है। हालांकि यूटी के केसेस में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सो मोटोली कर सकती है आपकी सीबीआई। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टेट की, तो स्टेट में अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कंसर्न स्टेट की कंसेंट ज़रूरी है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने इस कंसेंट को विड्रॉ किया था, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी एक टाइम के लिए इस कंसेंट को विड्रॉ किया था। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा याद रखना। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।